नमस्कार मित्रों, मैं ट्रवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो विश्व के संविधान में हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं। अमेरिका के संविधान में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। वहाँ की विशेषताएं, संघात्मक व्यवस्था, साथ ही राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शक्तियों में कार्य, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अमेरिकी जो संसद है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके संबंध में है। अमेरिकी संसद की शक्तियां तथा कार्य क्या हैं, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम उसके संगठन के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसलिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस अमेरिका की संसद को कहा जाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, तो कंफ्यूज ना हो। हमारे यहाँ उसे संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है, वहाँ पर उसे कांग्रेस कहा गया है। चलिए कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य देखते हैं हम। देखिए, जो अमेरिकी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया। आपको पता है 2 सदन हैं। वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसके 2 सदन हैं। एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट, हाउस ऑफ कॉमन एंड सीनेट। तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट जो हैं, ये 2 सदन बने। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता क्यों थी, और इस संबंध में कैसे निर्णय लिया गया कि अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनाई जाए। देखिए, फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हो रहा था, उसके सदस्य अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित करने के संबंध में लगभग एक मत थे कि 2 सदन होने चाहिए। इस चीज़ को लेकर वो सभी एक मत थे। अब क्योंकि अमेरिका जो था, उसने काफ़ी लंबे उपनिवेश काल को देखा, और वहाँ के जो अधिकांश राज्य थे उपनिवेश काल में, वहाँ पर द्विसदनात्मक प्रणाली थी। किंतु जब परिसंघ स्थापित किया गया तो उसमें एक सदनात्मक व्यवस्थापिका बनाई गई, जिसके कारण ये जो व्यवस्थापिका थी, ये नितांत ही असंतोषजनक और असफल सिद्ध हुई। परिसंघ की जो व्यवस्था थी, इसलिए भी वो लोग 2 सदन बनाने चाहते थे। दूसरा कि यहाँ पर संघात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया, इसलिए संघात्मक व्यवस्थापिका अपनाने के कारण भी यहाँ 2 सदन अपनाना आवश्यक है। इस बात पर सभी लोग सहमत थे कि राष्ट्रीय जो व्यवस्थापिका होगी उसमें 2 सदन होंगे, किंतु मतभेद इस चीज़ को लेकर था कि व्यवस्थापिका के दोनों जो सदन होंगे उसके निर्माण का आधार क्या होगा। जो अमेरिकी संघ की जो बड़ी इकाइयाँ थी, उनका मानना था कि जो दोनों सदन है उसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, जबकि जो छोटी इकाइयाँ थी वो इस बात के लिए जोर दे रही थी कि जो इकाइयाँ हैं उनमें समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर बल दिया जाए। अंत में ये समझौता हुआ सभी इकाइयों के बीच में कि 2 सदन होंगे कांग्रेस के, प्रतिनिधि सभा, और प्रतिनिधि सभा में तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन उच्च जो सदन होगा सीनेट, उसके निर्माण में इकाइयों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इससे सभी लोग सहमत हो गए, और इस विचार को अमेरिकी शासन व्यवस्था में अपनाया गया। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि क्यों द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वहाँ अपनाई गई। अब हम देखते हैं कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसकी शक्तियाँ और उसके कार्य क्या क्या है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कांग्रेस। देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ अमेरिका की एक कांग्रेस में निहित होंगी। लेकिन न केवल कांग्रेस को न केवल विधायी वरन प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो इस तरीके से हम कांग्रेस की शक्तियों को देखते हैं विस्तार से। पहली जो शक्ति है वो है कानून निर्माण संबंधी कार्य है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका का, कानूनों का निर्माण करना।
कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य क्या है? कांग्रेस कानूनों का निर्माण करना। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, असीमित नहीं है। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 1 में उसके जो उपभाग है 8वें उपभाग में दिया हुआ है। इस संबंध में कांग्रेस की जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं: प्रदत्त, निहित और संवर्ती शक्तियां। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने, एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा, मुद्रा के निर्माण, डाक, तार इत्यादि के संबंध में प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी और स्थल सेना, जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियाँ यानी निहित शक्तियाँ भी हैं, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में किया गया है, जिसमें जैसे बैंक, कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना, फालतू बिजली का बेचना, सैनिक व जल सेना अकादमियाँ स्थापित करना, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, इन संबंध में निर्णय है। और तीसरा संवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्य के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें जैसे न्यायालयों की स्थापना, व्यवस्था, बैंक, कॉरपोरेशन, कर लगाना, ऋण लेना, ये सारी व्यवस्थाएं सार्वजनिक कल्याण से संबंधित जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। अगला जो कार्य है वो है चुनाव संबंधी कार्य। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका निरपेक्ष बहुमत प्राप्त ना हो, जो बहुमत की आवश्यकता प्राप्त ना हो, तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। और इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के लिए भी किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति चुनती है। मतलब यदि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे उसमें से किसी भी उम्मीदवार को यदि बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा को ये अधिकार है कि जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो शुरुआत के 3 जो उम्मीदवार हैं उनमें से प्रतिनिधि सभा किसी एक को चुन लेती है वोट डालकर। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के संबंध में है कि यदि उसमें भी किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो सीनेट मतदान के द्वारा उन्हें चुनती है। तो चुनाव संबंधी भी उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्यों में संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतः सीनेट जो है राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार होती है। राष्ट्रपति की नियुक्तियाँ करने और संध्या करने के संबंधी जो शक्ति है उस पर सीनेट का प्रभावशाली नियंत्रण रखा गया है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। कांग्रेस का एक जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इनके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कांग्रेस के द्वारा प्रशासनिक एजेंसी और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जाती है और उनके कार्य भी निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है जांच पड़ताल करना। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य है जांच पड़ताल करना। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने तथा किसी भी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है और वर्तमान समय में तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। अगला है नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस जो है वो कानून के माध्यम से नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में जब हम देखें तो परिसंघ बना था, 13 राज्य थे, संविधान निर्माण हुआ था उस समय, किंतु अब वहाँ 50 राज्य हैं। कांग्रेस ने कानून बनाकर ही ये जो नए राज्य हैं उनको अपने संघ में शामिल किया है। नेक्स्ट है दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वे दोनों सदनों के अनुशासन तथा पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करें। यदि कांग्रेस का कोई भी सदस्य सदन में अनुशासन भंग करे तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से निष्कासित कर सकता है। अगला है वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय वित्त पर उसका नियंत्रण होता है।
वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और कांग्रेस इसमें आवश्यक समझे तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भी कर सकती है। अगला है न्यायिक कार्य। हाँ, संविधान में कांग्रेस को न्यायिक कार्य ये अधिकार भी दिया गया है। देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध के लिए राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च पदाधिकारी को वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटा सकती है। तो ये उसका न्यायिक कार्य है। ये तो है कांग्रेस की शक्तियाँ जो हमने पढ़ी। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो अक्सर की जाती है, अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद की तुलना की जाती है। तो उस तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली है, क्या है, ये चीज़ हम अभी देखते हैं। अमेरिका की जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है कांग्रेस, ब्रिटिश संसद से मूलभूत रूप से भिन्न है। अमेरिकी कांग्रेस संसदों के जननी से बिल्कुल नितांत भिन्न है। संसदों की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को संसदों की जननी कहा जाता है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। यह ब्रिटिश संसद से न केवल शक्तियों की दृष्टि से वरन कार्यपालिका विभाग के साथ संबंधों में भी बहुत ही भिन्न है। ब्रिटिश जो संसद है वो विश्व की एकमात्र संप्रभु व्यवस्थापिका है और इसकी कानून निर्माण की शक्ति की कोई वैधानिक सीमा नहीं है। इसके द्वारा किसी भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, पहले से चले आ रहे किसी भी कानून में संशोधन किया जा सकता है या उसे रद्द किया जा सकता है और न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि वे संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को मान्यता प्रदान करें और उसे लागू करें। अर्थात ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो संसद द्वारा पारित कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सके। लेकिन अमेरिका में कांग्रेस, अमेरिकी जो कांग्रेस है वो एक संप्रभु संस्था नहीं है और इसकी शक्तियाँ प्रभावशाली दिखती हैं लेकिन सीमित हैं। अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों की जो प्रथम जो सीमा है वो वहाँ की संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण संविधान में केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जो केंद्रीय सरकार है वो केंद्र से संबंधित विषयों के संबंध में कानून बना सकती है, राज्य सरकारें अपने विषयों के संबंध में। तो पहला तो यही कानून निर्माण की शक्ति सीमित हो गई। दूसरा है ब्रिटेन जो है उसमें तो संसद है किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अमेरिकी जो कांग्रेस है वो केवल संघीय विषयों पर ही कानून बना सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सीमा है वो है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अमेरिकी कांग्रेस अगर कोई कानून बनाती है तो अगर कोई कानून संविधान विरुद्ध बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है और उसे रद्द कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन में तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्रिटेन में तो कोई संस्था ही नहीं है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून को रद्द कर दे। तो सीमित है। अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद दोनों ही जो व्यवस्थापिकाएं हैं न केवल शक्ति की दृष्टि से वरन अपने अपने देश में कार्यपालिका के साथ संबंधों की दृष्टि से भी अंतर है। कैसे? ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद से ही लिए जाते हैं और वो संसद के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। आपको पता है भारत में भी ऐसा होता है। अर्थात ब्रिटेन में जो कार्यपालिका बनती है वो व्यवस्थापिका में से ही बनती है और व्यवस्थापिका जो होती है वो कार्यपालिका के ऊपर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, अलग अलग है। और राष्ट्रपति का कांग्रेस में बहुमत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जो होता है वो ब्रिटिश जो पीएम है वो वहाँ की जो संसद है उसको भंग करवा सकता है। लोक सदन जो है उसको प्रधानमंत्री सम्राट के परामर्श लेकर उसको भंग करवा सकता है। ब्रिटेन में ब्रिटेन जो है वहाँ पर संसद विशेष से लोक सदन जो है मंत्रिमंडल का स्वामी कहा जा सकता है। अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाने के कारण
कांग्रेस और राष्ट्रपति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है। हमारे यहाँ अमेरिका में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग अलग है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। ये दोनों न केवल स्वतंत्र हैं वरन महाभियोग के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति जो है उसको अपनी निश्चित अवधि से पूर्व व्यवस्थापिका हटा सके। तो इस तरह दोनों की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध में जो शक्तियां हैं वो भी भिन्न हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से यदि हम तुलना करें तो भी सैद्धांतिक दृष्टि से अमेरिकी कांग्रेस की स्थिति ब्रिटिश संसद की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण है, सीमित हैं उसकी शक्तियाँ। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यदि हम देखें तो अमेरिकी कांग्रेस को ब्रिटिश संसद की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त। कैसे? तो बिल्कुल ही उल्टी बात कह दी। कैसे प्राप्त है? देखो, ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो कुछ है वह दिखाई नहीं देता और जो कुछ नहीं है वो दिखाई देता है। महत्वपूर्ण कथन है। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो कुछ है वो दिखाई नहीं देता और जो कुछ नहीं है वो दिखाई देता है। सिद्धांत में तो संसद की संप्रभुता की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार में द्विदलीय पद्धति और राजनीतिक दलों के कठोर अनुशासन के कारण संसद जो है वो कैबिनेट के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। यानी यदि कैबिनेट के पीछे लोक सदन में अनुशासित बहुमत हो तो उसे विधि निर्माण और वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती। यानी कार्यपालिका की कठपुतली बनकर रह गई है संसद। सामान्यतः कैबिनेट जो होती है उसको लोक सदन में बहुमत की शक्ति प्राप्त होती है, अतः व्यवहार में संसद कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं रखती वरन स्वयं कैबिनेट जो होता है वो उसको नियंत्रित करती है। जबकि अमेरिका में कांग्रेस को यदि हम देखें तो वहाँ की जो कांग्रेस है बिल्कुल स्वतंत्र है। राष्ट्रपति उसको नियंत्रित नहीं कर सकता अपनी कानून निर्माण की शक्तियों के संबंध में, और वित्तीय क्षेत्र में उसको अंतिम रूप से शक्ति कांग्रेस को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टि से यदि हम देखें तो अमेरिकी कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश संसद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। धन्यवाद।